तो नमस्कार बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके अपने चैनल जीके स्टडी हटके पर। तो देखिए आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिका यानी कि सेल। गाइस कुछ दिन पहले मैं आपके लिए कोशिका से संबंधित पूरी थ्योरी क्लास लेकर आया था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सबसे पहले वो वाली क्लास ज़रूर देखना, उसके बाद में ये क्वेश्चंस वाली, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे 60+ क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपके इससे हटके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कोशिका टॉपिक से संबंधित। तो ठीक है, तो आपको सबसे पहले थ्योरी क्लास पूरी करनी है, उसके बाद में ये वाली क्लास। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पूरी प्लेलिस्ट को दे दूंगा, क्योंकि उससे ही मैं धीरे धीरे हर एक चैप्टर की थ्योरी वाइज क्लास लेके आने वाला हूँ आगे के लिए। तो उसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम अपने चैनल पे रोजाना किसी ना किसी टॉपिक पे लेके आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए फिर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जो आपके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए गाइस, जो कोशिका का अध्ययन है उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं साइटोलॉजी। इसका राइट आंसर है सी। वैसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो देखो नीचे मैंने सारी डिटेल लिख दी है, यानी कब और कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। सीजीएल 2019 में और सीजीएल 2016 में भी पूछा गया था। और ऐसी गाइस काफी सारी मैं डिटेल लिख नहीं सकता, जो ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता रहता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसका अध्ययन पूछना, तो आप याद रखना साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? तो देखिए गाइस, जो मानव शरीर में कोशिका की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। और देखिए वो 1665 में की थी, आप याद रखना 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। गाइस आप एक बात जरूर याद रखना, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मृत कोशिका की खोज हुई थी 1665 ईस्वी में। तो चलिए फिर गाइस राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1965 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर याद रखना ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1665 में खोज की थी। और किसकी की थी? मृत कोशिका की खोज। आप याद रखना ये वाला पॉइंट जरूर है। और देखिएगा जो लुविन हॉक थे, इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। आप याद रखना, मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज उन्हें डैश देखने की थी। तो देखिए गाइस, यानी कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो किसे देखकर की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पतली कोर की परतों को देखकर। तो देखिए गाइस, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसके राइट में उसकी छाल होती है, तो उसका जो कॉर्क होता है उसे देखकर उन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। आप याद रखना किसकी की थी? मृत कोशिका की खोज। मैंने आपको बता ही दिया 1665 में की थी। ठीक है, तो गाइस काफी पूछ लेता है कभी कभी ये वाली हेडिंग, आप याद रखना कॉर्क से प्राप्त की थी उन्होंने मृत कोशिका की खोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लुविक हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज डैश में की थी। तो देखिए जो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज हुई थी वो तालाब के जल में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर है ए। और गैस मैं आपको बता दूं 1674 ईस्वी में खोज हुई थी जीवित कोशिका की खोज। और मृत कोशिका की मैंने आपको बता ही दिया है 1665 को। देखिए गाइस, मैं बार बार आपको सन इस चक्कर में बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए वीडियो खत्म होने से पहले। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सन है ये। ज्यादातर है आपको कहीं ना कहीं से घुमा के आपको सन ही पूछ लेता है। रॉबर्ट हुक का नाम तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उन्होंने। तो ठीक है, याद रखना किससे की थी? तालाब के जल से। और गाइस जो मृत कोशिका की खोज थी वो किससे की थी? जो गाइस पेड़ पौधों की छाल होती है, यानी कि जिसे कॉर्क की छाल बोलते हैं, वहां से मृत कोशिका की खोज हुई थी। और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। मैंने आपको अभी अभी बता ही दिया है। ठीक है, तो आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो देखिए गाइस, जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शतुरभुज के अंडे की। आप याद रखना राइट आंसर हो जाएगा डी। और देखिए गाइस, कभी कभी पूछ लेता है सबसे छोटी कोशिका कहाँ की होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। ठीक है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। तो आप ये भी याद रखना, ये सबसे छोटी है माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी है शतुर्भुज के अंडे की। ठीक है, और देखिए जो हमारे बॉडी में यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे लंबी कोशिका कहाँ की होती है? तो वैसे आप याद रखना वो ब्रेन की होती है। ठीक है, ब्रेन की ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी कोशिका होती है। आप याद रखना, मैंने आप थ्योरी क्लास करेंगे तो थ्योरी क्लास में मैंने आपको बता रखा है काफी सारे पॉइंट। तो आप एक बार वहां से वीडियो कर लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो आप ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना, सबसे पहले आपको थ्योरी करनी है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यह कथन किस सिद्धांत का है? तो देखिएगा जो कोशिका है जी क्या है?
जीवन की मूलभूत इकाई। आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, होगा जी पौधे हो या जीव जंतु हो, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो होगा जी क्या, कोश का सिद्धांत है। आप याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कोश का सिद्धांत का प्रस्तावन देने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो देखिएगा, जो प्रस्ताव देने वाले कोश का सिद्धांत का था वो है राइट आंसर ए, स्लाइडेनस स्वान थे। ठीक है, ये स्वीडन हो गया है, वैसे से स्लाइडेनस स्वान है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो याद रखना राइट आंसर है ए, स्लाइडेनस स्वान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो देखिए गाइस, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये किसने किया था, ये स्लाइडेनस स्वान ने दिया था। ठीक है, जो कोश का सिद्धांत था, यानी कि जो कोशिका है हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है, ये कोश का सिद्धांत के बारे में बताता है। आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कोश का सिद्धांत को आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं, यानी कि जो हर कोशिका एक आने वाली कोशिका से बनी है, ये किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है डी, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। आप याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा डी, रुडोल्फ विर्चो। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोश का सिद्धांत का अनुपालन नहीं करता। तो देखिए गाइस, तो कोश का सिद्धांत का कौन नहीं करता, वायरस। आप याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, यानी कौन सा जीव जंतु कोश का सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो गाइस ये एक ही एक ऐसा जीव है, यानी कि जो कोश का सिद्धांत का पालन नहीं करता। आप याद रखना, वायरस है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए गाइस, इन चारों में से कौन सा नहीं है प्रोकैरियोटिक में, इनका राइट आंसर है सी, नाविक और केंद्रक। देखिए मैंने जब गाइस आपको थ्योरी वाली क्लास कराई थी, उसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में बताया था। जो प्रोकैरियोटिक है ये आविक सतह हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता, नाविक नहीं होते, खुद के माइक्रोकांडिया, बस इन सभी चीज़ों का अभाव होता है, बट उसमें होते नहीं है खुद का डीएनए आरएनए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती उसमें। ठीक है, तो वैसे आप याद रखना, बस इन सभी चीज़ों का अभाव होता है उसमें, यानी खुद के छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो इसी चक्कर में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं होता, नाविक यानी केंद्रक। किसमें नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो आप याद रखना, राइट आंसर है सी। तो वैसे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, मोनेरा जगत में। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन है। तो देखिए, जो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है वो माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, जिसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। मैंने अभी आपको बताया था, शतुर्भुज के अंडे के साथ, जिसकी सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे छोटी है माइक्रोप्लाज्मा की। ठीक है, तो याद रखना, जी क्या एक प्रोकैरियोटिक जीव है, सबसे छोटा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। तो देखिए गाइस, जो आरएनए का संश्लेषण होता है, इसका राइट आंसर है डी, न्यूक्लियस में। मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में, जो आरएनए डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यानी केंद्रक में। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो देखिए, जो प्लाज्मा झिल्ली है किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की। आप याद रखना, राइट आंसर है ए, यूकैरियोटिक में, यानी कि जो पूरी तरह से विकसित होती है। इसमें केंद्रक होता है, माइक्रोकांडिया होते हैं, राइबोसोम होता है, यानी कि एटीएस राइबोसोम होता है। और जो यूकैरियोटिक होती है यानी कि प्रोकैरियोटिक, उसमें 70S होता है। ठीक है, आप याद रखना, मैंने आपको बताया था, और आगे चल के अदर क्वेश्चन में भी आपको मैं बता दूंगा, ज़्यादातर आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर याद रखना ए है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है फास्फोलिपिड की। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। तो देखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है, इनमें भिन्न क्या है, यानी कि दोनों अलग अलग कैसे हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, असस्य झिल्ली की अनुपस्थिति। तो देखिएगा, जो कोशिका होती है जिसकी बाहरी परत होती है झिल्ली की, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जिससे अदर सारी, यानी कि एक सेल वॉल नहीं होता प्रोकैरियोटिक में। मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में, आप एक बार थ्योरी क्लास देख लीजिएगा, तो उसमें सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। तो देखिएगा, ये यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, वो है पौधे कोशिकाओं में जो गैस क्लोरोप्लास्ट है वो अनुपस्थिति होती है। यानी क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। और गैस हम प्रकाश संश्लेषण तो कर नहीं पाते, तो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पौधे करते हैं। तो क्लोरोफिल किसमें पाया जाएगा, पौधों में पाया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ठीक है,
यानी कि आप याद रखना, यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो भी यूकेरियोटिक में आते हैं और पेड़ पौधे होते हैं वो भी यूकेरियोटिक में आते हैं। बट इनमें मनुष्य में जो क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं होता, पर पौधों में होता है। ठीक है, बस इसी की एक छोटा सा डिफरेंस है इनमें। तो चलिए इसका राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पौधे कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? तो देखिए गाइस, जो चयनात्मक पारगम्य है तो इसका राइट आंसर है बी, कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति केस क्या है? तो देखिए गाइस, वो है अर्धपारगम्य है। तो देखिए गाइस, जो अर्धपारगम्य है इसका मतलब क्या है, यानी कोशिका झिल्ली है ये, इसके अंदर केंद्रक है। ठीक है, तो जी क्या करती है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देती है और कुछ ही वस्तुओं को बाहर। अब बस इतना याद रखिए, यानी कि हर किसी को अंदर या बाहर जाने देगी तो हमें कहीं से भी वायरस या कहीं से भी हमें कोई भी बीमारी लग जाएगी। इसलिए कहते हैं जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, और इसके जो साइड में भरा होता है कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच कोशिका द्रव भरा होता है, अब याद रखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी है। तो देखिएगा इस किसकी बनी होती है, जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर 3 स्टार जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ये आता रहता है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो आपको ये दोनों याद रखनी है, प्रोटीन और लिपिड की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, लिपिड क्या है? तो देखिएगा जो लिपिड है इसका राइट आंसर डी है, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं, आप याद रखना। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका का कौन सा गुण पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था, वो है कोशिका झिल्ली, जिसे अर्धपारगम्य कहते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था वो क्यों कहते हैं, क्योंकि बाहर जाने और अंदर आने की अनुमति देता है ये, यानी हर किसी को ना तो अंदर आने देता है ना ही ये हर किसी को बाहर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसे अर्धपारगम्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं? तो देखिए गैस किसके द्वारा जा सकते हैं, विसरण के द्वारा। आप गैस इस विधि को जरूर याद कर लेना, इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के द्वारा बाहर और अंदर आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, उच्च सांद्रता के क्षेत्र में कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कोशिका झिल्ली के माध्यम से अणुओं का संचलन क्या कहलाता है? तो देखिए गाइस, जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में कोशिका झिल्ली के अणुओं का गाइस जो संचलन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संक्रिय आवागमन। ठीक है, आप याद रखना, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता? तो देखिए गाइस, जो हर कोशिका में नहीं पाया जाता वो कोशिका झिल्ली है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो देखिएगा जो पादप कोशिका है और वनस्पति कोशिका किसकी बनी होती है, इसका राइट आंसर है सी, सेल्यूलोज की। ठीक है, और सेल्यूलोज क्या है, एक प्रोटीन है, आप याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। सेल्यूलोज एक प्रोटीन है जो पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति बनी होती है, जिसकी राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 28, सेल्यूलोज भित्ति जिनके कोशिकाओं में पाई जाती है, तो देखिए क्या पाए जाते हैं, पौधे। राइट आंसर हो जाएगा डी, जो सेल्यूलोज भित्ति है यानी कि सेल वॉल, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो सेल वॉल है गाइस वो किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है, पौधों की कोशिका में। तो बस राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? तो देखिएगा जो सेल वॉल है उसकी प्रवृत्ति क्या है, मैंने आपको बताया था, वो है पारगम्य। ठीक है, और गाइस कोशिका झिल्ली की क्या है, अर्धपारगम्य। आप याद रखना, जी क्या है, झिल्ली की है और ये कोशिका भित्ति की है। ठीक है, दोनों को आप याद रखना है, काफी क्वेश्चन पूछ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं है? तो देखिए गाइस, वो माइक्रोप्लाज्मा में नहीं है। आप याद रखना, माइक्रोप्लाज्मा में क्या है, कोशिका भित्ति नहीं है, क्योंकि ये सबसे छोटी कोशिका है, जो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि काफी बारी क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव और नाभिक शामिल होता है। तो देखिए वो गाइस प्रोटोप्लाज्म और जीवित द्रव। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए।
देखिए जो यानी कि ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, केंद्रक है। तो अगर इसके जो बीच में भरा होता है वो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव, आप याद रखना, ठीक है। इसी के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का भौतिक आधार माना जाता है? तो देखिए जो भौतिक आधार है वो है जीव द्रव, आप याद रखना, राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, कोशिका का जीवित अंश कोशिका द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किनसे बना होता है? तो देखिए गाइस जो प्रोटोप्लाज्म है ये बना होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका नंबर सॉरी यानी क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका में स्थित तरल जीवित पदार्थ को कोशिका द्रव नाम किसने दिया था? तो देखिएगा जो प्रोटोप्लाज्म नाम है ये किसने दिया था? ये जे ई परकिंजे ने दिया था, आप याद रखना, जे ई परकिंजे थे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ। तो देखिए वो गाइस जल होता है, यानी कि आप याद रखना जो कोशिका होती है यानी कि सेल, गाइस इसका 90% भाग यानी कि 80% भाग किसका बना होता है? जल का। मैंने आपको थोड़ी क्लास में बताया है। तो अगर सबसे ज्यादा क्या होगा कोशिका में या कोशिका द्रव में क्या होगा? तो वो जल ही होगा, ठीक है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40, कोशिका में सबसे प्रमुख मात्रा में अणु हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक हैं। तो बस राइट आंसर हो जाएगा डी। वो किसके बने हैं? वो पानी के। मैंने आपको बताया 80% कोशिका में पानी होता है, चाहे वो जीव द्रव हो या कोई भी ऑर्गन्स हो कोशिका का। तो चलिए राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, लिपिड संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? तो गाइस वो है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और याद रखना लिपिड संश्लेषण के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अंतःप्रद्रव्य यानी कि एंडोप्लाज्मिक की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो देखिए गाइस जो एंडोप्लाज्मिक है उस पर किसकी वजह से वो खुरदरी होती है? तो आप याद रखना राइबोसोम की वजह से, ठीक है। और गाइस राइबोसोम से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम, ठीक है, और सबसे बड़ा होता है केंद्रक, आप याद रखना, केंद्रक बड़ा होता है और राइबोसोम क्या होता है? छोटा। ये दो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको मैंने बता ही दिया है एंडोप्लाज्मिक की जो सतह होती है खुरदरी किसकी वजह से होती है? राइबोसोम की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो देखिए जो सबसे पहली भूमिका होती है, सबसे ज्यादा अहम रखती है, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम होती है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आप याद रखना, ठीक है। अगर प्रोटीन बनाना है तो सबसे ज्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम होता है, ठीक है, और राइबोसोम, ये दोनों ही प्रोटीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? देखिएगा जो राइबोसोम है वो किसका स्थल कहा जाता है? प्रोटीन निर्माण का, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो देखिए जो प्रोटीन बनाते हैं कोशिका के वो राइबोसोम में बनाते हैं, मैंने आपको बताया था। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा भाग है? रफ भाग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए गाइस जो लाइसोसोम है मैंने आपको थ्योरी में बताया था, लाइसोसोम क्या करता है? ये 5 अंग का काम करता है, यानी कोशिका के अंदर अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा तो उसे नष्ट कर देता है, जैसे आत्महत्या की थैली या एटम बॉम्ब कहते हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस कोशिकांक में कोशिका झिल्ली नहीं होती? तो देखिए किसमें नहीं होती? वो राइबोसोम, ठीक है, याद रखना आप। और ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो गोल्जी बॉडी है ये पैकेजिंग का काम करती है और ऊर्जा या किसी भी संकेत या किसी भी चीज का परिवहन करती है कोशिका के अंदर। अब गैस इसे भी जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्जी काय के लिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पुटिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम गाइस कौन करता है? मैंने क्या बताया था आपको अभी अभी? गोल्जी का है, यानी गोल्जी बॉडी क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भेजना और वहां से लेके आना, यह पैकेजिंग का काम करती है, ठीक है, भंडार भी करती है किसी भी चीज का। तो इसका राइट आंसर है बी। देखिए जो गाइस मेट्रोकांड्रिया है जी क्या करती है? इसे मैंने आपको बताया था ये कोशिका का पावर हाउस भी होता है, ठीक है, इसे कोशिका पावर हाउस भी बोलते हैं। तो देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मैंने आपको बताया था,
इस पर राइबोसोम होता है, ठीक है, रफ पर, जिस पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अगर जितनी पॉइंट थे मैंने आपको बताई दिए क्वेश्चन से, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, लाइसोसोम एव पेरोक्सीसोम बनता है, तो देखिएगा कहाँ पे बनता है, गोल्जी बॉडी में। आप याद रखना, राइसोसोम और पेरोक्सीसोम, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे बनते हैं, गोल्जी काय में। तो राइट आंसर है डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो देखिएगा जो पाचन थैली है कौन सी है, मैंने आपको बताया था अभी लाइसोसोम है, ठीक है, जो पाचन का काम करती है कोशिका के अंदर। अगर माइक्रोकांडिया काम नहीं कर रहा तो माइक्रोकांडिया को मार देगा। कोशिका के अंदर अगर लाइसोसोम काम नहीं कर रहा, सॉरी, यानी केंद्रक, यानी कोशिका के अंदर कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा, उससे क्या करेगा जी, अपना एक जलापघटक एंजाइम है इसके पास, उसे निकालेगा और पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा, ठीक है। तो आप याद रखना, इसे एटम बम या आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, ठीक है, लाइसोसोम को, इसलिए इससे पाचन थैली भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को पावर हाउस कहते हैं। तो देखिए, तो इस पावर हाउस है वो माइक्रोकांडिया को, यानी कि सूक्ष्म कणिकाओं का बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। मैंने गोल्जी बॉडी आपको बताई दिया है, ये गोल्जी क्या करती है, गोल्जी का है पैकेजिंग का काम करती है। लाइसोसोम आपको बताई दिया मैंने, पाचन का काम करती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्महत्या थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था किसे कहते हैं, सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली या एटम बम। तो गैस वो बोलते हैं लाइसोसोम को। गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइसोसोम से, देखिए कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है और हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है, लाइसोसोम, न्यूक्लियस या माइक्रोकांडिया जिसे पावर हाउस कहते हैं। इसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 52, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या की उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है। तो देखिए गाइस, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से दिखाई देता है। मैंने आपको बताया था जल अपघटक एंजाइम होता है, जिसे निकालते ही कोशिका खुद पे खुद मर जाती है या किसी पार्ट को से खत्म करना होता है उसके ऊपर कर देता है, ठीक है। तो याद रखना, राइट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा कोशिकांग किसी भी भारी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। देखिए गाइस, कैसे भी करके आपको क्वेश्चन कितना घुमा दिया है। आप पांचन भी बोल सकता था, ये क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता था, लाइसोसोम के बारे में इसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ ऐसे घुमाने वाले होते हैं, बट इनका आंसर एक ही होगा। यहाँ पे पाचन की साफ करने की बात कर दी या किसी भी तरह से कोशिका को खत्म करने की बात कर दी, तो आप याद रखना इसका राइट आंसर है लाइसोसोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। तो गैस वो है माइक्रोकांड्रिया, ठीक है। जो माइक्रोकांड्रिया गैस ये पेड़ पौधों में भी होती है और जीव जंतुओं में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और इसे याद रखना, आप इसे पावर हाउस बोलते हैं। ज़्यादातर है इसका क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताई दिया वनस्पति और जीव जंतु दोनों में। अगर इस कोशिका भीति से मैंने आपको बताई दिया, सेल वॉल पेड़ पौधों में पाई जाती है। लाइसोसोम आपको बताइए ये कहाँ पे पाया जाता है, ये गैस इसका काम क्या होता है, ये दोनों ही जगह होता है, ठीक है। ये पाचन का काम करता है। और हरित लवक जो गैस प्लास्टिड होता है जी, पेड़ पौधों में ही होता है। याद रखना, इसे 3 पार्टों में बांटा गया है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो देखिएगा वो करता है लाइसोसोम। मैंने अभी आपको बताया था, जो कोशिका को पचाने का या कोशिका को खत्म करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। तो देखिएगा वनस्पति और पशु कोशिका यानी कि जीव जंतुओं में दोनों उपस्थित क्या होती है, वो है माइक्रोकांड्रिया। आप याद रखना, जिसे पावर हाउस भी बोलते हैं। गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कोशिका पावर हाउस किससे बोलते हैं, माइक्रोकांडिया को। कोशिका भित्ति के बारे में गैस मैंने आपको बताई दिया, लाइसोसोम के मैंने अभी आपको बताई दिया, आप याद रखना। और ये हरित लवक है, यानी कि इसे बोलते हैं प्लास्टिड। ये कहाँ पे पाया जाता है, ये भी पौधों में पाया जाता है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मैं चलो आपको आगे वाले क्वेश्चन में ये बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कोशिकांग केवल एक पादप कोशिका में स्थित होता है। तो देखिएगा जो पादप कोशिका में क्या स्थित होता है, वो प्लास्टिड होता है। मैंने अभी आपको बताया था। देखिए ये 3 पार्टों में बांटा गया है, मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था। आप बस थ्योरी क्लास देखेंगे तो आपको प्लास्टिड बिल्कुल समझ में आ जाएगा जी क्या होता है, ठीक है। तो आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है।
देखिए गाइस, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस में होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। आप याद रखना, ये हरा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 57। देखो बच्चों, ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन थे 57 सभी सेल से इंपॉर्टेंट हैं, यानी कोशिका से टॉपिक से संबंधित। यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी के सभी। तो आप वीडियो को एक दो बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? तो देखिए गाइस, जो पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं और जन्म देती हैं, तो उसका नाम है मेरिस्मेटिक। ठीक है, आप याद रखना। मैंने कहा मेरिस्मेटिक से संबंधित जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको थ्योरी क्लास में करा दिए। अगर आपको नाम समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ एक बार थ्योरी क्लास जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट मैंने करा चुका हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, जीके जीएस या किसी भी टॉपिक्स हो, करंट अफेयर चाहिए तो मैं करंट अफेयर ही बना दे दूंगा। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आई है या कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम आपके लिए जरूर करके देंगे। तो चलिए फिर गाइस, आप वीडियो पे पहली बार आए हैं या आप चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो अपने चैनल पर हम लेके आते रहेंगे जबकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।